नमस्कार, मैं रितिका सिंह, आपका स्वागत है हमारे इस खास शो में। दुनिया भर में ब्रेस्ट कैंसर महिलाओं में होने वाला सबसे कॉमन कैंसर है, जिसकी काफी महिलाएं शिकार होती हैं। इसलिए इसके प्रति जागरूकता जरूरी है। जागरूकता इसलिए क्योंकि अगर समय रहते ब्रेस्ट कैंसर के बारे में पता लगा लिया जाए तो इसका इलाज संभव है। हमारे देश में कई नई तरह की टेक्नोलॉजी मौजूद है जिससे ब्रेस्ट कैंसर करता है। आज हम आपको अपने इस खास शो में बताएंगे ब्रेस्ट कैंसर होता क्या है, इसके लक्षण क्या है, साथ ही इसका क्या इलाज है। ये सब बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर प्रिया तिवारी, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, एम्स दिल्ली। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रिया तिवारी, सीनियर कंसल्टेंट, कैंसर विभाग, आर्टेमिस हॉस्पिटल। डॉक्टर, आपका स्वागत है हमारे इस खास शो में। तो मेरा पहला सवाल, ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क फैक्टर्स क्या हैं? देखिए, ब्रेस्ट कैंसर एक बढ़ती उम्र का रोग है। ये महिलाओं और पुरुषों दोनों में होता है, लेकिन महिलाओं में ज्यादा होता है। ये शरीर में हार्मोनल इम्बैलेंसेस की वजह से होता है और शराब पीने की वजह से होता है, धूम्रपान के सेवन से होता है। अगर कोई स्त्री हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी ले या फिर 35 साल की उम्र पे खास तौर पे अगर उसके बाद अगर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का सेवन करे तो उससे भी ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ता है। 5 से 10% लोगों में ये आनुवांशिक होता है। और इसके अलावा मोटापे की वजह से भी हम ब्रेस्ट कैंसर ज्यादा देखते हैं। डॉक्टर, ब्रेस्ट कैंसर के जनरल प्रिकॉशंस क्या हैं? देखिए, किसी भी कैंसर से बचने के लिए और ब्रेस्ट कैंसर से बचने के लिए जो जनरल प्रिकॉशंस है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है कि आप सही लाइफस्टाइल अपनाएं। इसका मतलब जैसे कि हमें बताया जाता है कि समय पे खाना खाना जरूरी है, क्या आप खा रहे हैं ये जरूरी है। एक हेल्दी डाइट, आपकी जितनी भी कलरफुल प्लेट होगी जिसमें आप सैलेड लीजिएगा, कच्चे फल सब्जियों का उपयोग करें, रफेज जिसमें ज्यादा रहे, ऐसा खाना बहुत अच्छा रहता है बॉडी के लिए। रेड मीट एंड प्रोसेस मीट के सेवन से बचे। अगर आप डिनर जल्दी करते हैं तो वो भी सेहत के लिए अच्छा है। एक्सरसाइज करें कम से कम 5 दिन और शराब और सिगरेट के सेवन से बचे, मोटापे से भी बचे। ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज कैसे होता है? देखिए, ब्रेस्ट कैंसर जो है वो उसका जो सबसे कॉमन सिम्टम होता है कि एक गांठ पता चलती है कभी भी टच करने पे। गांठें जनरली कैंसर नहीं होती हैं, लेकिन हाँ, अगर कोई गांठ फील हो रही है तो उसमें कैंसर होने का चांस होता है। तो जब भी आपको ब्रेस्ट में गांठें लगे, 10 में से 8 गांठें कैंसर की नहीं होती हैं, लेकिन हाँ, वो कैंसर हो सकती है। एक वो गांठ कैंसर हो सकती है। तो कभी भी गांठ फील होती है तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए। डॉक्टर जो है वो आपको गांठ एग्जामिन करेंगे, गांठ का टेस्ट करवाएंगे। गांठ यानी कि लंप। टेस्ट का मतलब क्या होता है? या तो एफएनएसी होती है या फिर बायोप्सी, सुई द्वारा जांच होती है, जिसका डायरेक्ट एग्जामिनेशन करके ये पता लगाते हैं कि कहीं कैंसर है कि नहीं। गांठें कई बार नहीं पता चलती हैं, इसीलिए आजकल ब्रेस्ट कैंसर में स्क्रीनिंग नाम के टेस्ट आ गए हैं। अगर आपकी उम्र 40-45 साल से ज्यादा है तो आपको कम से कम 1-2 साल में एक बार मैमोग्राम जरूर करवा लेना चाहिए। उससे भी छोटी छोटी कैंसर की गांठें पता चल जाती हैं। महिलाओं को कितनी बार सेल्फ एग्जामिन करना चाहिए और उन्हें किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि ब्रेस्ट कैंसर एक बढ़ती उम्र का रोग है, लेकिन फिर भी यह कम उम्र में भी हो सकता है। इसलिए हम रिकमेंड करते हैं कि 20 साल से ऊपर की सभी स्त्रियों को अपना एक बार महीने में जरूर ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करना चाहिए। इसके अलावा अगर आपकी उम्र ज्यादा है, 40-45 साल से ज्यादा है, तो आपको 1-2 साल में मैमोग्राम भी जरूर कराना चाहिए। ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, मैमोग्राम, 2 एक ऐसे मेथड्स हैं जिससे कैंसर जल्दी पकड़ा जा सकता है। इसके अलावा आप 3 साल में एक बार जाके अपना जनरल चेकअप भी करवाइए और डॉक्टर से भी ब्रेस्ट का एग्जामिनेशन करवाइए। डॉक्टर, मेमोग्राम करने के लिए रिकमेंडेड एज क्या होनी चाहिए? देखिए, कुछ गाइडलाइंस 40 साल कहती है, कुछ गाइडलाइंस 45 ईयर्स कहती हैं। लेकिन हाँ, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर 40-45 साल के बाद ज्यादा होता है तो जनरली हम 45 ईयर्स का कट ऑफ फॉलो करते हैं। क्या लाइफस्टाइल में कोई ऐसा चेंज कर सकते हैं जो ब्रेस्ट कैंसर के खतरे को कम कर सकता है? देखिए, ये बहुत ही अहम सवाल है। हर कैंसर लाइफस्टाइल से जुड़ा हुआ है। लोगों को ये बात पता नहीं है, लेकिन जो रिस्क फैक्टर डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक के होते हैं, वही कैंसर के भी रिस्क फैक्टर्स होते हैं। तो लाइफस्टाइल का मतलब होता है कि आप तनाव मुक्त रहें, आप समय पर खाएं, समय पर सोएं, एक्सरसाइज करें, योगा करें। एक्सरसाइज का मतलब क्या है? कितना कम से कम एक्सरसाइज करना चाहिए कि आपके लिए ठीक रहे?
5 दिन भी अगर आप हफ्ते में एक्सरसाइज कर रहे हैं, मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज अगर आप आधे घंटे के लिए भी कर रहे हैं, जैसे कि ब्रिस्क वॉक हो गया, जॉगिंग हो गया, इसके अलावा अगर आप स्विमिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, तो ऐसी एक्टिविटी आपको एटलीस्ट 5 डेज तो करनी ही चाहिए। कुछ लोग घर बस बैठे रहते हैं, सीडेंटरी लाइफस्टाइल होता है, अगर सीढ़ियों का भी उपयोग करें तो वो बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा खाने में क्या खा रहे हैं, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि अगर आप खाने में ऐसी चीजें लेते हैं जिसमें कि अच्छे से रफेज हो, डाइटरी फाइबर्स का ध्यान रखें, रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हो, और प्रोसेस्ड खाने से बचें। प्रोसेस्ड वेजिटेरियन फूड जैसे कि होते हैं, वो भी प्रोसेस खाना जितना आप कम लें उतना सेहत के लिए अच्छा है, और प्रोसेस्ड मीट, रेड मीट, जंक फूड, इन सब चीजों से बचें। डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रेस्ट कैंसर क्या है और इन सब का ट्रीटमेंट कैसे हो सकता है? देखिए, ब्रेस्ट कैंसर जो एक ऐसी बीमारी है, वो इस बात पे निर्भर करती है जो इसका इलाज है कि ब्रेस्ट कैंसर कितना है ना, कि ब्रेस्ट कैंसर की क्या एक छोटी सी गांठ है, या कई बार ब्रेस्ट कैंसर जो है वो काक या एक्जिला में भी जाता है। तो क्या वो केवल ब्रेस्ट तक सीमित है, या वो काक में भी चला गया है, या वो शरीर के दूसरे ऑर्गन्स में भी फैल गया है, जिसको हम कहते हैं एक्सटेंट ऑफ डिजीज या फिर मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस का मतलब ये होता है कि अगर वो बीमारी कई जगह शरीर में फैल गई हो। तो ब्रेस्ट कैंसर का इलाज इस बात पर निर्भर करता है कि उसका एक्सटेंट ऑफ डिजीज या स्टेज क्या है। जो दूसरा फैक्टर डिसाइड करता है ब्रेस्ट कैंसर का, कि वो उसके ऊपर कई बार हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं, वो ये देखते हैं कि वो हार्मोन पॉजिटिव डिजीज है या हार्मोन नेगेटिव डिजीज है। इसका मतलब ये है कि बाद में हम हार्मोनल थेरेपीज को भी जो का ट्रीटमेंट है वो भी कुछ हम उपयोग कर सकते हैं या नहीं। तो ये ब्रेस्ट कैंसर के जो ट्रीटमेंट डिसाइड करने वाले जो 2 फैक्टर्स होते हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उसका एक्सटेंट ऑफ डिजीज, शरीर में बीमारी कितनी है। एक ही जगह है, आपने सर्जरी करके गांठ निकाल दी, और कई बार उसके बाद हम कुछ दवाइयां देते हैं ये कि ताकि उसका रिकरेंस जो है वो आगे ना हो। कई बार अगर हमें ऐसा लगता है कि नहीं, बीमारी ऐसी है कि वापस जहां पे सर्जरी की है वहीं पे वापस आने का रिस्क है, तो हम रेडिएशन थेरेपी का भी इस्तेमाल करते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि सिकाई के द्वारा जो बची खुची कैंसर की सेल्स हैं उनका हम खात्मा करें। कैंसर जो होता है, जो कैंसर की गांठ होती है, उसमें कुछ जड़ें होती हैं जिसकी वजह से वो वापस ग्रो कर सकती है, तो उनको हम रेडिएशन के माध्यम से कम करते हैं। कई बार हम कीमोथेरेपी का उपयोग भी कैंसर के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल करते हैं। ये हम इसलिए करते हैं क्योंकि कैंसर जो है शरीर में एक हिस्से से दूसरी जगह जा सकता है, क्योंकि वो ब्लड में जा सकता है। तो हमें ऐसी दवाइयां देनी है कि अगर ब्लड में कोई सेल चली गई हो तो वो उसका भी खात्मा करे, और इसीलिए हार्मोनल थेरेपी, टारगेटेड थेरेपी और कीमोथेरेपीज का उपयोग भी होता है। डॉक्टर, मेरा अगला सवाल ये है कि क्या डिफरेंट ट्रीटमेंट ऑप्शन अवेलेबल हैं ब्रेस्ट कैंसर के लिए? हाँ, देखिए, ब्रेस्ट कैंसर के ट्रीटमेंट में सर्जरी है, यानी कि जिसकी वजह से हमने ऑपरेशन करके ब्रेस्ट की गांठ निकाल दी। फिर जैसा कि मैंने बताया कि इसमें रेडिएशन का उपयोग भी होता है। अच्छा, इसके अलावा कीमोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपीज और हार्मोनल थेरेपीज का भी हमने अभी डिस्कशन किया। ये सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं ब्रेस्ट कैंसर के ट्रीटमेंट में। और आजकल तो अगर एडवांस कैंसर पेशेंट्स हैं या कुछ स्पेशल टाइप ऑफ ब्रेस्ट कैंसर है जिसे हम ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर कहते हैं, उस पे आजकल इम्यूनोथेरेपी का इलाज भी आ गया है। क्या कैफीन लेने से ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है? ये बहुत लोग पूछते हैं कि हम चाय कॉफी ज्यादा पीते हैं क्या, इस वजह से तो हमें कैंसर नहीं हो गया है। देखिए, आज अभी तक ऐसा कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है जो ये कहता है कि कैफीन की मात्रा अधिक लेने से कैंसर ज्यादा होता है, ब्रेस्ट कैंसर ज्यादा होता है। तो कैफीन की मात्रा से कैंसर के होने ना होने पर फर्क नहीं पड़ता। ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क जानने के लिए जेनेटिक टेस्टिंग कितनी इंपॉर्टेंट है? क्या ब्रेस्ट कैंसर का बायोलॉजिकल हिस्ट्री होने का मतलब ये है कि आपको ब्रेस्ट कैंसर होना ही होना है? क्या कोई क्लिनिकल और जेनेटिक टेस्ट अवेलेबल है जो पता कर सके कि आपको ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस क्या हैं? देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सवाल बहुत पेशेंट्स पूछते हैं, स्पेशली जैसे स्त्रियां होती हैं, उनको ये सवाल रहता है कि क्या मेरे बच्चों में भी कैंसर हो सकता है या नहीं। 5 से 10% ब्रेस्ट कैंसर अनुवांशिक होते हैं, यानी कि फैमिलीज में चढ़ते हैं, और पीढ़ी दर पीढ़ी जो है इनके ट्रांसफर होने का रिस्क रहता है, क्योंकि कुछ ऐसे जीन्स होते हैं हमारी बॉडी में जिनकी वजह से कैंसर होने का रिस्क बढ़ जाता है। तो हमें कैसे पता चलता है कि कैंसर अनुवांशिक है कि नहीं? अगर किसी भी फैमिली मेंबर में, घर में कई ऐसे सदस्य जिनको कैंसर हुआ हो, फिर अगर कैंसर यंग लोगों में दिख रहा हो, और एक से ज्यादा कैंसर अगर किसी की बॉडी में हो रहा हो, तो ये कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर्स होते हैं जो हमें बताते हैं कि हाँ, कैंसर अनुवांशिक हो सकता है, और जिसमें हमें वो जीन्स का टेस्ट करने की जरूरत है। अच्छा, जीन्स को कैसे टेस्ट कर सकते हैं? एक सिंपल ब्लड टेस्ट ले सकते हैं। ब्लड टेस्ट से हम बॉडी के जीन्स को आइसोलेट कर लेंगे और उनको हम स्टडी कर लेंगे, जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि कहीं कोई जीन्स में ही अबनॉर्मैलिटी तो
नहीं चल रही है। लेकिन हाँ, ये जानना जरूरी है कि ऐसे कैंसर के टेस्ट और ऐसे जीन्स के टेस्ट अब इंडिया में उपलब्ध हैं। ब्रेस्ट कैंसर से बचे लोगों को कितनी बार जांच करानी चाहिए? देखिए, जिनका ब्रेस्ट कैंसर का इलाज हो चुका है, ऐसे लोगों का जो फॉलो अप होता है, हम एक बार इलाज खत्म होने के 3-3 महीने के बाद उनको बुलाते हैं। उनके सारे टेस्ट और एग्जामिनेशन किया जाता है 2 साल तक। उसके बाद फिर ये 6 महीने में एक बार होता है या फिर साल में एक बार होता है। डॉक्टर, क्या फीडिंग से ब्रेस्ट कैंसर का खतरा कम हो सकता है? जी बिल्कुल, ब्रेस्ट फीडिंग की वजह से कुछ ऐसे हार्मोन्स हैं जैसे कि एस्ट्रोजेंस वगैरह, जो कि ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क को बढ़ा सकते हैं। उनके लेवल्स कुछ समय के लिए काफी कम हो जाते हैं। तो ब्रेस्ट फीडिंग प्रोटेक्टिव होती है ब्रेस्ट कैंसर के लिए। डॉक्टर, मेरा अगला सवाल ये है कि ब्रेस्ट कैंसर से डायग्नोस्ड होने के बाद क्या कदम उठाए जा सकते हैं जिससे रिस्क फैक्टर रिड्यूस किया जा सकता है? देखिए, अगर ब्रेस्ट कैंसर की डायग्नोसिस हो गई है तो एक बार अगर डायग्नोसिस होने के बाद हमें ये देखना है कि बीमारी कहाँ कहाँ है शरीर में। तो इसलिए आजकल हम ना होल बॉडी स्कैन करवाते हैं, जिसमें कि पेट स्कैन का उपयोग ज्यादा है। एक बार ये पता चल जाए स्कैन में, किसके बेसिस पे इलाज शुरू होता है। इलाज में ये डिसाइड करना होता है कि सर्जरी करनी है, कि सर्जरी के बाद कीमोथेरेपी करनी है, सर्जरी के पहले कीमोथेरेपी करके गांठ को कम करना है। ये सारा डिसीजन जो होता है, ये मल्टी डिसिप्लिनरी ट्यूमर बोर्ड मीटिंग में होता है। इसका मतलब क्या है कि ब्रेस्ट कैंसर के ट्रीटमेंट में जो भी डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व हैं, जैसे कि सर्जन्स, कीमोथेरेपी के डॉक्टर्स, रेडिएशन वाले डॉक्टर्स, ये सारे लोग एक साथ बैठते हैं और फिर डिसाइड करते हैं कि मरीज के लिए बेस्ट ट्रीटमेंट क्या रहेगा। तो एक तो हो गया इलाज की बातें। पेशेंट के लिए ये बात जरूरी है कि वो एक अच्छा हेल्दी सपोर्ट ग्रुप बनवाए। सपोर्ट ग्रुप का मतलब ये होता है कि ऐसे लोग साथ में रहें जो मरीज की बात सुने। मरीज को सिखाने वाले, समझाने वाले बहुत सारे लोग मिल जाते हैं, है ना। तो जो मरीज को सलाहें देते हैं, लेकिन ये जरूरी है कि मरीज को क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं, क्या मेंटल टेंशन हो रही है, क्या एंजाइटी हो रही है, उसको एड्रेस करने वाले लोग साथ में रहें। और आजकल इसके लिए काउंसलिंग की फैसिलिटीज भी उपलब्ध है। अपने डॉक्टर से बिल्कुल खुले तौर पे हर सवाल पूछें, क्या मैनेजमेंट में प्रॉब्लम आ सकती है, जो भी ट्रीटमेंट है उसके साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, साइड इफेक्ट्स को कम करने के लिए क्या हो सकते हैं, क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। इसके अलावा डूज एंड डोंट्स, कुछ खाने के बारे में प्रिकॉशंस हैं, आप ऑफिस जा सकते हैं कि नहीं, ये सारी चीजें, सारे डिस्कशन आप बिल्कुल अपने डॉक्टर से करें। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपके जो कोपिंग स्ट्रेटेजीज हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट कोपिंग स्ट्रेटेजीज होती हैं, वो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यह जानना कि आपके डॉक्टर से पूरा डिस्कशन करना डिजीज के बारे में। कोई भी क्वेश्चन, क्वेरी, एंजाइटी है तो वो अपने डॉक्टर से बात करके वो सारे आंसर्स पता करें। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट थिंग ये होती है वह ये कि आपके लाइफ स्टाइल में ऐसे कौन कौन से चेंजेस हैं जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो सकती है, ये भी डिस्कशन आप डॉक्टर से करें। कुछ लोग कहते हैं कि हम ऑफिस नहीं जा सकते, इतनी प्रॉब्लम हो रही है। देखिए, ट्रीटमेंट के दौरान ना ये हम मना नहीं करते कि आप ऑफिस नहीं जा सकते या सोशल गैदरिंग्स नहीं जा सकते या फिर बाकी लोगों से दूर रहना है, फैमिली के मेंबर से दूर रहना है, ऐसी कोई भी चीज नहीं होती है। द बेस्ट कोपिंग स्ट्रेटजी इज स्टिकिंग टू द नॉर्मल लाइफ स्टाइल। आप अपना सारा काम करिए, कोई उसमें हमारी तरफ से मनाही नहीं होती। कहीं पे लगे कि स्टेमिना में कमी आ रही है तो फिर उसके हिसाब से काम करिए। अच्छा, कुछ लोगों को लगता है कि कीमोथेरेपी जैसी दवाइयां चल रही हैं तो बिल्कुल बेड रेस्ट करना चाहिए, ऐसा भी नहीं है। अगर आप थोड़ा वॉक करेंगे, स्टेमिना के हिसाब से फिजिकल एक्टिविटी करेंगे तो ट्रीटमेंट से रिलेटेड जो भी साइड इफेक्ट्स हैं फैटिग है वो सारी चीजें कम रहेंगी। और खाने पीने के में कुछ थोड़ा बहुत चेंज करना होता है, उसमें भी कोई ज्यादा चेंजेस नहीं करने होते हैं। आजकल अच्छे अस्पतालों में डाइटिशियन फैसिलिटीज भी उपलब्ध है जो आपको हेल्दी न्यूट्रिशनल ऑप्शंस भी बता सकते हैं, वो जरूर एकोमोडेट करना चाहिए। क्या ब्रेस्ट कैंसर पुरुषों को भी हो सकता है? पुरुषों को ब्रेस्ट कैंसर होने के क्या सिम्टम्स और रिस्क हो सकते हैं? देखिए, ब्रेस्ट कैंसर महिलाओं और पुरुषों दोनों में होता है। हाँ, ये महिलाओं में ज्यादा होता है, तो ये बहुत वैलिड क्वेश्चन है। लोगों को ये बात पता नहीं है कि पुरुषों में भी ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। जो महिलाओं में रिस्क फैक्टर्स हैं उसी के लाइन पे वैसे ही रिस्क फैक्टर्स हैं, यह भी बढ़ती उम्र में ज्यादा देखा जाता है। अगर आप शराब का सेवन ज्यादा करते हैं तब ये कैंसर ज्यादा देखा जाता है। फिर जिन लोगों में कैंसर अनुवांशिक हो, जिन फैमिलीज में जेनेटिक या अनुवांशिक है, उस फैमिलीज में हम मेल ब्रेस्ट कैंसर भी देखते हैं। इसीलिए अगर कोई भी पुरुष हमारे पास मेल ब्रेस्ट कैंसर या ब्रेस्ट कैंसर लेकर आता है तो उसमें हम वो जेनेटिक टेस्ट जरूर करवाते हैं। इसका जो ट्रीटमेंट है वो भी, उसका जो मैनेजमेंट है वो फीमेल ब्रेस्ट कैंसर जैसा ही है कि पहले हम ये स्कैन करके देखेंगे
कि बीमारी का एक्सटेंट क्या है, जिसे हम स्टेज ऑफ द डिजीज कहते हैं, और उसके बाद डिसाइड होता है कि सर्जरी करनी है या उसके बाद या उससे पहले कीमोथेरेपी देनी है या फिर सर्जरी के बाद रेडिएशन भी करनी है या नहीं। डॉक्टर, बेनाइन एंड मैलिग्नेंट ब्रेस्ट लम्प्स में क्या डिफरेंस है? देखिए, बिनाइन ब्रेस्ट लम्प जो है और मैलिग्नेंट ब्रेस्ट लम्प, ये एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा सवाल है। लम्प या गांठ का मतलब होता है कि जो बॉडी की सेल्स हैं वो ग्रो करती हैं और वो ग्रो करके एक लंप बना लेती हैं। ये अगर अनकंट्रोल्ड मैनर में ग्रो करती रहें तो ये शरीर के बाकी हिस्से में भी फैल सकती हैं। तो जब भी कोई लंप बनता है, कुछ समय के बाद उसकी ग्रोथ वहीं पर रुक जाती है, तब फैलता। तो जब इसकी ग्रोथ रुक जाती है, वे वहीं पे कंटेन रहता है, ऐसे ही लंप को हम बिनाइन ब्रेस्ट लंप बोलते हैं। बट अगर हमें ऐसा लगता है कि ये तो एक ऐसा लंप है जिसमें ये टेंडेंसी है कि और भी जगह फैल सकती है, तब इसी कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे इसे मैलिग्नेंट लंप बोला जाता है। मैलिग्नेंट लंप ज्यादा डेंजरस होते हैं और ये जानलेवा होते हैं। बिनाइन लंप जानलेवा नहीं है। डॉक्टर, ब्रेस्ट कैंसर के डिफरेंट स्टेजेस में चांसेस ऑफ सर्वाइवल कितने हैं? देखिए, ब्रेस्ट कैंसर में जो स्टेज होती है उसका मतलब होता है एक्सटेंट ऑफ डिजीज। स्टेज 1, 2, 3, 4 करके 4 स्टेज होते हैं ब्रेस्ट कैंसर में। 1 और 2 स्टेज के जो पेशेंट्स होते हैं, यानी कि बीमारी कम है, यह पेशेंट जो है अगर ये बिल्कुल क्योर हो जाते हैं 90% केसेस में, तो इनका आउटकम बहुत अच्छा होता है। जो स्टेज 3 के पेशेंट्स होते हैं, यानी कि ब्रेस्ट में तो गांठ है ही, साथ में काख में भी गांठें पहुंच गई हैं, बनने लगी हैं कैंसर की। ब्रेस्ट के अलावा काख या आर्मपिट में भी कैंसर की गांठें आनी शुरू हो गई हैं। ऐसे पेशेंट में जो सर्वाइवल होता है, इसमें कम अराउंड 70% पेशेंट फिर भी क्योर हो जाते हैं। अच्छा, जो स्टेज 4 है, स्टेज 4 का मतलब ये है कि बीमारी ब्रेस्ट से शुरू होकर आपके ब्लड सर्कुलेशन में चली गई है और वहां से ये शरीर के दूसरे पार्ट्स में आनी शुरू हो गई है, जैसे कि लिवर में, बोन में, लंग्स में, ऐसे, या फिर ब्रेन में। अगर बीमारी अलग अलग हिस्सों में आने लगे तो यह जो बीमारी है, इसमें जो ट्रीटमेंट है वो लाइफ तो प्रोलॉन्ग करता है बट क्योर नहीं कर पाता। लेकिन अच्छी बात यह है कि ब्रेस्ट कैंसर में इतना रिसर्च है कि इवन फॉर स्टेज 4 कैंसर पेशेंट्स हमारे पास ट्रीटमेंट ऑप्शंस बहुत सारे होते हैं, जिनकी वजह से पेशेंट्स जो हैं अभी काफी लंबा अच्छा टाइम जो है व्यतीत कर लेते हैं। क्या ओवेरियन कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर में कोई संबंध है? देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल है कि ब्रेस्ट कैंसर और ओवेरियन कैंसर में क्या आपस में कोई रिलेशनशिप है या नहीं। बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनमें की जेनेटिक सिंड्रोम्स होते हैं या फिर कुछ ऐसे जीन्स होते हैं जिसकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर होने का रिस्क ज्यादा होता है। उन्हीं जीन्स की वजह से ओवेरियन कैंसर होने का रिस्क भी ज्यादा होता है। तो बहुत सारे ऐसे अनुवांशिक प्रॉब्लम्स होती हैं जिसकी वजह से ब्रेस्ट और ओवरी कैंसर का रिस्क ज्यादा होता है। फिर हम लोगों ने बहुत सारे लाइफस्टाइल फैक्टर्स डिस्कस किए। लाइफस्टाइल की प्रॉब्लम्स की वजह से, अगर हमारा हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं है, ईटिंग पैटर्न हेल्दी नहीं है, तो ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क और ओवेरियन कैंसर का रिस्क दोनों ही ज्यादा होता है। तो जी हाँ, ये बात बिल्कुल है इसमें, ये कि ब्रेस्ट कैंसर और ओवेरियन कैंसर में कुछ रिलेशनशिप तो डेफिनेटली। क्या मेमोग्राम ब्रेस्ट कैंसर का एकमात्र तरीका है या इसके और भी तरीके हैं? देखिए, मेमोग्राम जो है वो ब्रेस्ट की गांठों को पकड़ने का बहुत ही सेंसिटिव और अच्छा तरीका है। लेकिन 40 साल से कम उम्र की जो महिलाएं होती हैं, उसमें मेमोग्राम से सेंसिटिव और अच्छी इन्वेस्टिगेशन अल्ट्रासाउंड है, क्योंकि जो ब्रेस्ट की डेंसिटी होती है वो उम्र से चेंज होती है। तो 40 साल से ऊपर मेमोग्राम अच्छा है, 40 साल से नीचे हम अल्ट्रासाउंड रिकमेंड करते हैं। अच्छा, सबसे सेंसिटिव इन्वेस्टिगेशन क्या होती है ब्रेस्ट की गांठों को पकड़ने के लिए, छोटी छोटी गांठें पकड़ने के लिए, ब्रेस्ट की एबनॉर्मैलिटीज पकड़ने के लिए? MRI। तो MRI, मेमोग्राम, अल्ट्रासाउंड, ये सारी चीजें जो है ब्रेस्ट की गांठें, ब्रेस्ट की प्रॉब्लम्स पकड़ने के लिए काफी सेंसिटिव है, जिसमें सबसे सेंसिटिव जो होती है वो MRI होती है। कुछ गांठें पेट स्कैन में भी दिख जाती हैं। तो ये सारी इन्वेस्टिगेशन जो है ब्रेस्ट के लिए बनी है। ब्रेस्ट कैंसर का दोबारा होना कितना आम है और इसके वार्निंग साइंस क्या हैं? देखिए, ब्रेस्ट कैंसर का दोबारा होना, यानी जिसे हम रिकरेंट ब्रेस्ट कैंसर कहते हैं, वह इस बात पे निर्भर करता है कि जब फर्स्ट टाइम ब्रेस्ट कैंसर हुआ था बीमारी कितनी थी, जिसको कि हम स्टेज या एक्सटेंट ऑफ डिजीज कहते हैं। जितनी कम बीमारी अगर शुरुआत में थी, उसका होने का रिस्क उतना कम होता है, वापस होने का रिस्क या बीमारी वापस आने का रिस्क, है ना। तो जिसको कि हम स्टेज ऑफ डिजीज कहते हैं। अच्छा, कुछ सब टाइप्स होते हैं ब्रेस्ट कैंसर के, जिसको कि हम कहते हैं हार्मोन पॉजिटिव डिजीज या हार्मोन नेगेटिव डिजीज, ट्रिपल नेगेटिव। तो कुछ ऐसे सब टाइप्स भी होते हैं जिसमें कि रिस्क ज्यादा होता है। अगर हार्मोन नेगेटिव डिजीज है तो वो जो है
उसके वापस आने का रिस्क ज्यादा होता है। फिर इसके अलावा अगर आपको एक बार बीमारी हो गई और अपने लाइफस्टाइल का आपने ख्याल नहीं रखा, जो कि जरूरी है कि आप शुरुआत में भी रखें, बट अगर एक बार प्रॉब्लम हो जाए तब तो आपको जरूर ख्याल रखना चाहिए। अगर आप ये ख्याल नहीं रखते लाइफस्टाइल का, खान पान का, एक्सरसाइज का, जो कि हमने सारे अभी डिस्कस किए, तो भी आपके रिकरेंस का रिस्क ज्यादा हो जाता है। तो आपको उन चीजों का बहुत ध्यान रखना होता है। फिर जिनको भी, जैसा कि हमने डिस्कस किया, अनुवांशिक कैंसर हो सकता है कि नहीं, जिन लोगों को भी अनुवांशिक कैंसर है उनमें जो प्रॉब्लम है कैंसर की वो ज्यादा हो सकती है। तो इसीलिए उन पेशेंट्स के लिए हम खास तौर पे कुछ ऐसी फॉलोअप स्ट्रेटेजीज बताते हैं ताकि जो कैंसर्स है उनके वापस होने का रिस्क काफी कम हो जाए। कई बार दवाइयां दी जाती हैं, लंबे समय तक गोलियां चलती हैं, जैसे कि एनेस्ट्रोजोल, एक्सिमेस्टिन, ऐसी गोलियां चलती हैं, कैप्सिटाबिन, इनसे भी बीमारी वापस आने का जो रिस्क है, रिकरेंस रिस्क है, वो कम किया जाता है। डॉक्टर, मेरा आखिरी सवाल ये है, ब्रेस्ट कैंसर के ट्रीटमेंट के ड्यूरेशन में इमोशनल सपोर्ट के लिए कौन से रिसोर्सेज अवेलेबल हैं और क्या कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट को और उनकी फैमिली को सपोर्ट करे? देखिए, बहुत सारी अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस आ गई हैं आजकल, अच्छी फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, ये खुद भी इमोशनल सपोर्ट और काउंसलर सपोर्ट एंड हेल्प प्रोवाइड कर रही हैं। तो जो ये फार्मा कंपनीज आपकी जो सिटी है वहां पे जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, इनके पास भी इमोशनल सपोर्ट है। जो हॉस्पिटल्स हैं, इनके पास भी इमोशनल सपोर्ट है। आजकल काफी साइकियाट्रिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट हैं जो कि अस्पताल में ये इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ऑनलाइन काउंसलिंग भी प्रोवाइड करते हैं, ताकि अगर आपको अस्पताल ना आने का टाइम हो तो आप घर बैठे भी कैसे ऑनलाइन काउंसलिंग एंड साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्राप्त कर सके। अच्छा, इसके अलावा और भी ऐसे लोग हैं जो कि अब इस केयर में जुड़ गए हैं, स्पेशली जिनको पहले कैंसर हुआ हो, तो इसको कहते हैं पेशेंट सपोर्ट ग्रुप। तो बहुत सारे कैंसर जो फाइटर्स रहे हैं, कैंसर जिन्होंने काफी बीट किया है, उनको पता है कि कैंसर के पेशेंट्स को क्या क्या स्ट्रगल रहे हैं। तो यह भी कैंसर को पेशेंट्स को ये हेल्प करने के लिए इन्होंने काफी सर्वाइवर्स ग्रुप बनाए हैं। तो हर सिटी में ऐसे लोकल सर्वाइवर ग्रुप्स हैं, वॉलंटियर्स हैं, जिनके ग्रुप्स की हेल्प ली जा सकती है। काफी अस्पतालों में साइकोलॉजिकल एज वेल एज साइकियाट्रिक हेल्प उपलब्ध है, काउंसलिंग उपलब्ध है, और काफी सारी ऐसी एनजीओ एंड ऑर्गेनाइजेशंस हैं और कुछ फार्मास्यूटिकल कंपनीज भी हैं जो ऐसी हेल्प मुहैया करा रही हैं। आप अपने डॉक्टर से मिलकर इसके बारे में डिटेल्स में जानकारी ले सकते हैं। डॉक्टर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दर्शकों को ब्रेस्ट कैंसर के प्रति अवेयर करने के लिए। जैसा कि डॉक्टर ने ब्रेस्ट कैंसर के लक्षणों के बारे में बताया, अगर किसी को भी ऐसे लक्षण दिखते हैं तो उन्हें तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। देश दुनिया में तमाम वो टेक्नोलॉजी मौजूद हैं जिनसे ब्रेस्ट कैंसर का इलाज किया जा सकता है, बस जरूरत है समय रहते इसे पहचानने की। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।